नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीधा सवाल में। मैं हूं आपके साथ ओम आदित्य द्विवेदी। 18वीं विधानसभा के पहले सत्र की चर्चा का आज तीसरा दिन रहा। सदन में अखिलेश यादव बोले और ऐसा बोले कि बात सरकार की विफलताओं को गिनाने से लेकर आपसी नोकझोंक तक और फिर एक दूसरे पर व्यक्तिगत टिप्पणियां तक पहुंच गया। मर्यादा और पद को ताक पर रखते हुए ऐसी टिप्पणियां की गई जो ना तो पक्ष के नेता पर शोभा देती हैं और ना ही विपक्ष के। किसी को देश का संविधान इस बात की इजाजत नहीं देता है कि कोई सदन में इस तरह का बयान दे। खैर, आज हम अपने शो पर बात करेंगे अखिलेश के अभिभाषण की। आज हम चर्चा करेंगे अपने शो पर सरकार पर अखिलेश के प्रहार की और साथ ही चर्चा करेंगे अखिलेश के विवादित टिप्पणी की। मैं कहती हूँ महिलाओं को सशक्त बनाओ, महिलाओं को खड़ा करो। नाम बदलने में हमारे मुख्यमंत्री का कोई मुकाबला नहीं है। आपकी सेवा करने में हम पिछले 5 साल से भी ज्यादा मेहनत करेंगे। उत्तर प्रदेश की 18वीं विधानसभा के पहले सत्र की चर्चा का बुधवार को तीसरा दिन था। इस दौरान विधानसभा में अखिलेश यादव ने चुनाव के दौरान की गर्मी निकालने वाले बयान का जिक्र कर दिया। जी हां, बता दें कि यूपी चुनावों में सीएम योगी आदित्यनाथ के गर्मी निकालने वाले बयान का जिक्र करते हुए कहा कि यूपी में बिजली गई तो सरकार की गर्मी निकल गई। एमएलसी चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवारों को निर्दलीयों ने हराया तो बीजेपी की गर्मी निकल गई। बिजली मंत्री बदल दिए तो उनकी गर्मी निकल गई, इसलिए गर्मी निकालना अब गलत शब्द नहीं रह गया है। इस दौरान प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की ओर इशारा करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि जनता ने इनकी भी गर्मी निकाल दी। इस पर केशव प्रसाद मौर्य ने भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जो 400 सीटों का दावा कर रहे थे वो 100 पर सिमट गए। वहीं कानून व्यवस्था पर भी अखिलेश यादव जमकर हमलावर नजर आए। बता दें कि उत्तर प्रदेश की 18वीं विधानसभा का पहला सत्र सोमवार को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण से शुरू हुआ। यूपी में दूसरी बार बीजेपी की सरकार बनने के बाद ये पहला विधानसभा का सत्र है। इस सत्र के दौरान 26 मई को बजट पेश किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी की अगुवाई में विपक्ष पहले से अधिक मजबूत हुआ है। जहां पहले दिन विपक्ष ने कानून व्यवस्था और बढ़ती महंगाई समेत विभिन्न मुद्दों पर राज्य सरकार को घेरते हुए जमकर हंगामा किया, वहीं हल्का हंगामा लगातार तीसरे दिन भी जारी रहा। तो आज अखिलेश यादव जिस तरीके से हमलावर नजर आए, उनकी तीखी नोकझोंक भी हो गई। केशव प्रसाद मौर्य से डिप्टी सीएम हैं प्रदेश के, उनसे तीखी नोकझोंक हो गई और मामला जब व्यक्तिगत रूप में बदल गया। और आपको पहले बाइट सुनवा देते हैं, जो बाइट आई सामने, तीनों सुन लीजिए। राज्यपाल जी ने बड़ी बड़ी बातें कही हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना की बात तो कही उन्होंने, लेकिन परिवार वाले जानते हैं कि घर बिना भोजन पानी के नहीं होता। महंगाई ने तो थाली छीन ली है। खाली आवाज लेकर जनता क्या करेगी बताओ? महंगाई कहां पहुंचा दी महंगाई। और जहां तक बात शौचालय की है, माननीय राज्यपाल जी ने शौचालय के बारे में भी कहा कि हमने इतने शौचालय बनाए, या इतने सरकार में उपलब्धि है सरकार की। अब और कितने शौचालय बने कागजों पे, ये तो दिखाना बंद होना चाहिए। कम से कम शौचालय में वो चल भी रहे और कितना पानी पहुंच रहा है उन शौचालयों में। और आपकी उपलब्धि ये भी है, जो उपलब्धि आप जगह जगह बताते हैं, कि गैस कनेक्शन हमने दिए हैं, इतने गैस कनेक्शन हमने दे दिए। ये उपलब्धि है सरकार की, ये तो है उपलब्धि सरकार की, हम स्वीकार करते हैं उपलब्धि है सरकार की कि गैस कनेक्शन बांटे हैं।
लेकिन सरकार ये ना बताए कि नए गैस कनेक्शन दिए हैं, सरकार को ये बताना चाहिए कि दोबारा सिलेंडर कितने भरे गए। माननीय अध्यक्ष जी, साइकिल पंचर हो गई है तो अब पंचर का ठीक कराने की जो आपकी साइकिल है उसको शायद उत्तर प्रदेश जनता ठीक करेगी नहीं, इसलिए मैं लोक भवन में कब बैठूंगा। लोक भवन में हम लोग ये पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर रहे, ये भूल गए इनके जिले की मुख्यालय की सड़क किसने बनाई? आपने बनाई? बताइए बताइए। फोर लेन किसने बनाई बताइए? माननीय अध्यक्ष जी, मैं आप कृपया करके आपस में डिबेट नहीं करें। कृपया करके नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री जी को ये बता दीजिए, ये 5 साल सत्ता में नहीं रहे, आगे 5 साल के लिए फिर विदा हो चुके हैं। 2027 में चुनाव आएगा, मैं तो यह मानता हूं कि फिर कमल खिलेगा, फिर आपका अभी कोई भविष्य इस समय नहीं है, लेकिन सड़क किसने बनाई है, एक्सप्रेस किसने बनाया है, मेट्रो किसने बनाई है? जैसे लगता है आपने सैफई की जमीन बेच करके ये सब बनवा दिया है। तुम अपने घर के तुम अपने पिताजी से पैसा लाते हो या बनाने के लिए? तुमने राशन बांटा है तो पिताजी ने क्या बात है? नेता सुनने का साहस करिए। नेता प्रतिपक्ष के लिए कोई समय नहीं था, जितना उन्होंने बोला उनको। अभी तो शुरुआत अभी वो मुख्यमंत्री हैं, बोलेंगे उसी रेशियो के हिसाब से, समय उसी रेशियो के हिसाब से, समय का रेशियो वही है, समय का रेशियो वही है। अब बैठो, हम आप माननीय आप सुनो अरे सुनने की अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने नेता आप नहीं समय उतना दे देना जितने में अपने मुकदमे बता दें बस। मैं अभी आपको सब बता दूंगा, आप चिंता मत करिए, आप वह भी बता दूंगा। और केशव प्रसाद ने सदैव राष्ट्रवाद की लड़ाई लड़ी है। राष्ट्रवाद की लड़ाई में अगर आपको यह लगता है कि राष्ट्रवाद की लड़ाई लड़ने में, हिंदुत्व की लड़ाई लड़ने में, गौरक्षा की लड़ाई लड़ना गलत है, वो गलती में जीवन भर करता रहूंगा। और मेरे ऊपर एक भी मुकदमा कोई व्यक्तिगत आरोप पर नहीं लग सकता, इसलिए आपकी घबराहट मैं जानता हूं। मेरे ऊपर जो मुकदमे हैं वो मुकदमे आप विधिवत जरा समीक्षा करवा लीजिएगा, और उस समीक्षा कौन से आपके कार्यकाल में क्यों लिखवाए गए, मैं खूब समीक्षा कर चुका। मैं तो जानता, मैं तो आंदोलनकारी रहा हूं, मैं तो राजनीति में रहा ही नहीं, इसलिए मैं आंदोलनकारी रहा हूं। आंदोलन करने वालों के खिलाफ मुकदमे लिखे जाते हैं। मेरे पिताजी कोई मुख्यमंत्री नहीं थे, मेरे पिताजी तो एक गरीब किसान थे। एक बात है महोदय, ठीक है, मेरे पिताजी मुख्यमंत्री थे, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा अध्यक्ष महोदय कि ये क्या काम और करते थे। आप पेशेंस से रखिए थोड़ा सा। अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं चाय बेचता था, मैं अखबार बांटता था, मैं अपने खेत में काम करता था। आपको मेरी गरीबी का अगर मजाक उड़ाना है तो मजाक उड़ा लीजिए। अध्यक्ष महोदय करता था, मुझे उस पर गर्व है, मुझे उस पर गर्व है। अध्यक्ष महोदय, अगर ये चाय बेचते थे तो हम माननीय सदस्य सब लोग चाय पीने चलेंगे। तो सीधा सवाल में आज हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार विधानसभा में जिस तरीके से अखिलेश यादव ने आज सरकार को घेरने की कोशिश की है, विपक्ष का जो काम होता है वो बखूबी नेता प्रतिपक्ष ने किया है, लेकिन जिस तरीके से उनकी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से नोकझोंक हुई है वो अशोभनीय भाषा थी। उसी पर आज हम चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक मेहमानों का पैनल है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से दीप अवस्थी जी हैं, आपका स्वागत है दीप अवस्थी जी। हमारे साथ समाजवादी पार्टी से अभिषेक गुप्ता मोनू है, आपका भी स्वागत है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रभात त्रिपाठी हैं, आपका भी स्वागत है। सीधा रुख करना चाहूँगा अभिषेक गुप्ता मोनू का। अभिषेक गुप्ता मोनू जी, ज़रा ये बताइए कहाँ की भाषा थी ये कि तुम अपने पिताजी से लाए थे? मतलब मैंने तो पिता शब्द यूज़ किया, उन्होंने तो कुछ और ही शब्द यूज़ किया था। इस तरीके की भाषा अखिलेश यादव ने सदन के अंदर, अशोभनीय थी जी। आपने हमारे नेता की बात तो सुनी, जो हमारे डिप्टी सीएम हैं, सरकार के नुमाइंदे हैं,
और सेकंड प्रदेश के सेकंड लाइन के मंत्री हैं। उन्होंने क्या कहा, उनकी भाषा पे आपने गौर नहीं किया कि आप ये संपत्ति जो विकास कार्य करा रहे थे, क्या सफाई और सफाई जनपद की जमीन बेच के करा रहे थे? इस पे वो टारगेट क्या करना चाहते थे? वो ये बताने का प्रयास कर रहे थे कि आपके बाप दादा की जमीन थी, सफाई आपका जनपद है, गृह जनपद है, आपने वो सब जमीन बेच करके प्रदेश का विकास कराया है क्या? उनका कहने का, उन्होंने यूज तो वो शब्द नहीं किया, लेकिन उनका कहने का तरीका कि आप जिस जनपद पे बिलोंग करते हो, जिस जनपद पे निवास करते हो, क्या वहां की जमीनें बेच करके आपने प्रदेश का विकास कराया? क्या एक डिप्टी सीएम को ये बातें सदन में कहना शोभनीय? स्टार्ट किसने किया? क्या माननीय उप मुख्यमंत्री जो चुनाव भी नहीं जीत पाए, जनता से उनका कोई सरोकार है ही नहीं, इसीलिए वो हार करके भी डिप्टी सीएम बना दिए गए, क्योंकि लोग उनके लिए तो कुछ और भी लैंग्वेज यूज करते। मैं उस वर्ड का यूज नहीं करना चाहता हूं, लेकिन अगर क्रिया करेंगे तो उसकी प्रतिक्रिया होगी, बशर्ते किसी की कम किसी की ज्यादा। उन्होंने कहने का यही प्रयास किया कि आपने बाप दादा की जमीन बेच करके, अपने गृह जनपद की जमीन बेच करके, इटावा सफाई की जमीन बेच करके प्रदेश का विकास करने का काम किया क्या? उनका मतलब क्या था? वो टारगेट सीधे सीधे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री के परिवार को, उनके गृह जनपद को, उनके पैतृक गांव को, पैतृक संपत्तियों को टारगेट कर दे के आपने उन संपत्तियों को बेच के विकास कराया। ये उनका कहने का उद्देश्य था। इस बात को उन्होंने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनको उस तरीके से उनकी भाषा में जवाब दिया। अच्छा, आप उसे जस्टिफाई कर रहे हैं? जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं, मैंने क्रिया की प्रतिक्रिया की बात की, मैंने आपकी बात को जस्टिफाई नहीं किया। मैंने ये बताया कि उन्होंने बंद शब्दों में कहा, अध्यक्ष जी ने खुले शब्दों में कह दिया। ये इतना ये उन्होंने किया। ठीक है, बीजेपी नेता है दीप अवस्थी, उनका रुख करेंगे। जी, आपको आज घेरा है, हमलावर हुए हैं, और ऐसे नहीं हर पॉइंट पे आए हैं आपके पास। आपकी जो समिट होती है, इन्वेस्टर समिट होती है, उसका जिक्र किया कि तमाम एमओयू साइन तो होते हैं, लेकिन धरातल पे कुछ नज़र नहीं आता है। साफ तौर पर उन्होंने कहा 6 एम्स कहाँ बन रहे हैं, ज़रा उसका ब्यौरा दे दीजिए। नेता सदन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जवाब मांग, कह रहे थे एक्सप्रेस वे गोरखपुर जा करके फिर वापस ला रहे हैं, उससे एक रोड दे सकते थे, वो लिंक रोड, मतलब ऐसा वो जिक्र कर रहे थे। ठीक है, साफ तौर पर उन्होंने कहा कि बिजली अब नहीं आती है प्रदेश में, इसमें गर्मी निकल गई, बार बार गर्मी का जिक्र कर रहे थे। वो घेरने की कोशिश की है आज आपको दीप अवस्थी जी? देखिए, पहली बात तो ये आज उन्होंने जो बयान दिया, उन्होंने अपनी गंभीरता को त्यागा है। एक राष्ट्रीय अध्यक्ष और इतना विपक्ष के पद पर रहने के उपरांत जिस भाषा का उपयोग किया है, उससे ये लगता है कि वो शॉर्ट टेम्पर है, उनके अपने ऊपर कमांड नहीं। अगर आप शुरुआत में जाएं, उन्होंने अपने पिताजी के साथ भी मंच पर समाजवादी, मुझे नहीं कहना चाहिए, समाजवादी कार्यालय के अंदर माइक छीना था और वो एक आंसू करके आया था, तब उन्होंने ये काम किया। आशु टंडन का जिक्र कर रहे हैं आप? हाँ, मैं ये बात ये कहना चाह रहा हूँ कि जिसको चांदी का चम्मच लेके जो पैदा होता है, उन्होंने अपने पिताजी की जैसे जमीन पर चलकर उन्होंने मेहनत नहीं की है, इसलिए भाषा शैली और उस चीज़ों पर उनका अपने ऊपर अधिकार नहीं है, एकाधिकार नहीं है। अगर ध्यान दें, उन्होंने अमर सिंह जी के साथ ऐसा ही किया। उन्होंने आजम खान जी आज इतने 2 साल बंद रहे, उनके पार्टी के नेता रहे, परंतु उनका भी दर्द उनके पास न जाना, तो उनके अंदर नेतृत्व की क्षमता नहीं है। आप देखिए, अब हमारे जो डिप्टी सीएम साहब हंसते हंसते अपनी बातों को कह रहे हैं। एक बातों को कहना और एक दूसरे से हंसकर अपनी बातों को कह जाना, ये पुरानी राजनीति में हमारे भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती है। उस खूबसूरती को न करके कहा जाता है गुंडई भाषा, जैसे उन्होंने सुना होगा लास्ट में एकदम बोले भप, मतलब भप करने का क्या तात्पर्य था? अच्छा, जैसे आप कह रहे हो साहब, विकास के बारे में पूछ रहे थे, तो उन्होंने ये कहा, क्या लगता है कि विकास जो आप वहां पर सफाई से करके आए हैं, जैसे आज वो 5 जिलों में करते थे, बिजली कुछ 5 जिलों में जाती थी, आज उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों में बिजली जा रही है, समस्त जगह अपने विकास कार्य हो रहे हैं। तो आप वहां पर जनता की समस्या को उठाए, विनम्रता पूर्वक उठाएं और एक अच्छी दिशा लोकतंत्र में दें। ये आज बहुत अच्छा कार्य नहीं हुआ। अच्छा काम नहीं हुआ। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। प्रभात त्रिपाठी जी, ये बताइए, जिस तरीके की भाषा शैली का प्रयोग किया जा रहा है सदन के अंदर,
कहां तक उचित है? अगर ये अनुचित है तो फिर इन राजनेताओं को, इन नेता प्रतिपक्ष को समझ में क्यों नहीं आता है, नेताओं को समझ में क्यों नहीं आता है कि ऐसी जगहों पे इस तरीके की भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए? बहुत गलत मैसेज जाता है और मैसेज बहुत दूर तक जाता है। देखिए आदिल जी, आज का जो पूरा एपिसोड हुआ विधानसभा के अंदर, मैं वहां मौजूद था जी। और मुझे वो 96 का जो वाकया है, जब माइक चले थे और सदन में एक उत्तर प्रदेश की सदन जो है रक्त रंजित और हिंसाग्रस्त हुई थी। मैं उसमें घायल हुआ था, एकमात्र पत्रकार, मैं 2 पत्रकार था, जेपी शुक्ला जी और मैं। मुझे लग रहा था कहीं वही स्थिति ना आ जाए विधानसभा के अंदर। बहुत गर्मा गर्मी हो गई। जहां तक अखिलेश की बात रही तो मैं आपको इस पूरे एपिसोड के 2-3 राजनीतिक नेता बताना चाहता हूं। अखिलेश यादव जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष बने और उन्होंने पहले ही कह दिया था कि मैं लोकसभा सीट छोड़ के नेता, क्योंकि 125 का मैंडेट सहयोगी दलों के साथ है और इंडिविजुअल 111 का मैंडेट है। ऐसी स्थिति में अखिलेश यादव शुरू से अपने आप को पता नहीं किस एरोगेंसी में अपनी मुख्यमंत्री पद के बाद जिस तरीके से उन्होंने 5 साल गुजारे, एक उनका व्यवहार लगातार बदलता जा रहा है, चाहे वो पत्रकारों के साथ हो, चाहे नेताओं के साथ हो, चाहे अपने पिता के साथ हो, चाहे अपने चाचा के साथ हो। पता नहीं वो सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या साबित करना चाहते हैं कि उनका व्यवहार और आचरण। आज उन्होंने सदन में फिर वही किया। केशव प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव में जिस तरीके से नोक झोंक हुई है, उस नोक झोंक का एक बहुत गलत संदेश उत्तर प्रदेश के अंदर जाता है। और उसमें अखिलेश यादव अगर ये सोच रहे हैं कि हमने ये सब करके कुछ जीत प्राप्त कर ली आगामी लोकसभा चुनाव आने के लिए, तो मैं समझता हूँ ये उनकी गलतफहमी है। लेकिन इसका दूसरा राजनीतिक नेता जो मैंने निकाला है आज इस पूरी उसका नोक झोंक का, कि योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी ने बड़े सावधानी ढंग से ये बताने का प्रयास दोनों की डिबेट में हुआ है कि अति पिछड़ा वर्ग का नेता कौन बड़ा है। जिस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य ने बताया कि मैं गरीब के घर से आया और ये पिछड़ा विरोधी है अखिलेश यादव, तो जो पिछड़े के बड़े नेता अखिलेश यादव बताए थे, वो उन्होंने सीधे केशव मौर्य से उनको एक फिल्म करवा दी विधानसभा के अंदर। केशव मौर्य ने जो बातें कही थी वो कहीं असंसदीय नहीं थी। जिस तरीके से उत्तेजित होके अखिलेश यादव ने जवाब दिया उसका, उससे मुख्यमंत्री को खड़ा होना पड़ा और मुख्यमंत्री ने पूरा उसका एक पाठ पढ़ाया और उसके बाद मामला पूरा साफ हुआ। अखिलेश को अपनी गलती का एहसास हुआ। बार बार नवीन कमेंट्री बीच में करना। केशव मौर्य को आज भारतीय जनता पार्टी ने एक पिछड़ों का बड़ा नेता, उधर वो योगी जनता ने नकार दिया था पिछड़े नेताओं को प्रभात जी, जनता ने नकार दिया है उनको, वो नेता नहीं है, जनता ने नकार दिया है। और मौर्य को जिस तरीके से वो 5 साल डिप्टी सीएम रहने के बाद भी नहीं बता पाए कि वो जनता के नेता है। जनता ने नकार दिया उनको चुनाव हरा के भेजा है। जनता ने नहीं माना आप कि प्रदेश के ओबीसी नेता के रूप में है, आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं बचा पाए। मौर्य का कद ऊपर हो गया और भाषा के मामले में लगातार अखिलेश यादव की भाषा खराब होती जा रही है। चुनाव के पहले आपने देखा होगा पत्रकारों को किस तरीके से उन्होंने बात की, इस टाइप के उलझुल बयान दे करके ओबीसी पिछड़ों के नेता नहीं बन पाएंगे केशव जी। आप तो बहुत छोटे पत्रकार हैं, आप तो चुनाव नहीं जीत सकते हैं। तो ये जो भाषा का प्रयोग अब नेता प्रतिपक्ष के रूप में, आप एक सदन के 5 साल एक सदन के नेता रहे, उत्तर प्रदेश जैसी बड़ी विशाल विधानसभा की, आपको आप सरकार को घेरिए, आप सरकार को हर मुद्दे पे घेरिए। आप नेता प्रतिपक्ष हैं जो काम 5 साल में योगी सरकार के नहीं हुए हैं, लेकिन आपका जो आचरण है सदन के अंदर, वो जो आपका टैग लगा है समाजवादी पार्टी का कि ये पार्टी जो है गुंडों की पार्टी है और ये पार्टी नहीं सुधरेगी, इस परसेप्शन को बदलने में अखिलेश यादव आज की घटना से फेल हो गए हैं। भले वो कितना भी बड़े नेता बन के उभरे आगे आने वाले समय में, सब आप ही बता देंगे प्रभात जी। आप ही को निर्णय करने के लिए समय दे दिया गया है। जनता ने नकार दिया, उस नेता की पैरोकारी कर रहे हैं जिसको जनता ने नकार दिया। डिप्टी सीएम चुनाव हार जाता है प्रदेश का, वो पिछड़ों का नेता कहलाएगा? अरे नेता वो होता है जो चुनाव जीत के आता है। आप अपने नेता की भाषा सुनाइए पहले।
नहीं, हम मैं बता रहा हूँ, नेता वो होता है चुनाव जीत के आता है। 5 साल में डिप्टी सीएम अपनी कुर्सी नहीं बचा पाए, ऐसे पिछड़ों के नेता है। मुझे मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ आपको। अगर आप ऐसे लोगों को नेता मानते हैं तो जितने हारे वाले लोग हैं, कैंडिडेट हैं, उनको बना करके मुख्यमंत्री बना देते उन्हीं को। ठीक है, ठीक। अरे भाई, आप जैसे प्रवक्ता ही तो पार्टी की नुकतियां हैं, नेता तो लोगों ही नेता। आप जैसे प्रवक्ता इस तरीके की भाषा का प्रयोग करके बात करते हैं। मैं जो बात कह रहा हूँ, ये मेरे अपने विचार। अरे विचार रखिए, लेकिन पार्टी प्रवक्ता मत बनिए भाई। संदेश को बता रहा हूँ, उस संदेश को बता रहा हूँ कि आप नहीं, उन्होंने आप बता रहे हैं, आप देखिए, आप तो कसीदे पढ़ रहे हैं, आप तो केशव मौर्य को के कसीदे पढ़ रहे हैं कि वो पिछड़ों के नेता हैं और उनको बनाया गया। जनता ने 5 साल 5 साल मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम रहे। लोग तो कुछ उनके लिए और भी यूज करते थे कि स्टूल लेके चलते थे, लेकिन हम नहीं यूज करना चाह रहे हैं। लोग बताते थे, लेकिन अपनी सीट भी नहीं बचा पाए, वो भी चला गया। ठीक है। कई बार केंद्र की दया पे, प्रदेश की दया पे वो नेता है और उनको आप नेता बता रहे हैं। अरे नेता वो होता है जिसका कैसे प्रभाव होता है। धामी भी चुनाव हार गए, उन्हीं के चेहरे पे चुनाव लड़ा गया और उत्तराखंड जीत गया बीजेपी। मानना पड़ेगा ना अभिषेक आपको, कभी कभी इंसान हार जाता है। आपने देखिए होता है कहीं, देखिए चुनाव जी आता हूँ आपके पास। हाँ ठीक जी, अब आप ही के पास आऊंगा अभिषेक गुप्ता। ये बताइए, हर मुद्दे पे घेरो, महंगाई पे घेरो, बेरोजगारी पे घेरो, बिजली पे घेरो, सड़क पे भेजो, इंफ्रास्ट्रक्चर पे घेरो, कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स मीट जो होनी थी उस पर घेरो, इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आ रहा प्रदेश में उस पर घेरो, शिक्षा में घेरो, स्वास्थ्य में घेरो। लेकिन इन सबका घेरने का एक तरीका होता है। आपने घेरा 1 घंटे तक सदन के अंदर, कोई कुछ नहीं बोला। आप देख लीजिएगा वो फुटेज, मैंने भी देखा है। लेकिन एकदम से ऐसा हो जाना कहीं ना कहीं गलत व्यवहार है। लेकिन अब मैं आ जाता हूं दूसरे एंगल पे। क्या अभिषेक अब 2024 की राह इसी तरीके से तराशी जाएगी या रोड मैप इसी तरह से बनेगा, हमलावर होके, अग्रेसिव होकर के? क्योंकि एक लाइन है, अटैक इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस। अभिषेक ओम जी, ऐसा है जैसे आपने कहा, पहला आक्रमण, हमला सामने वाले को मनोबल डाउन करता है, लेकिन कुछ चीजें हमले के अलावा सामने वाले को भी मर्यादा में रह करके आप मर्यादा तोड़ेंगे। अगर युद्ध होता है, हमला भी करते हैं, किसी 2 देशों में युद्ध होता है तो उसके कुछ समझौते भी होते हैं कि जैसे यूक्रेन रूस का युद्ध चल रहा है, लेकिन इतने दिन हो गया, अभी रूस के बाद 5000 से ज्यादा परमाणु बम में हमला नहीं कर दिया। उसके भी कुछ नियम होते हैं, कुछ आदमी अंतर्राष्ट्रीय संगठन होते हैं, उनके दबाव में काम करते हैं। तो वैसा ही सदन की कुछ मर्यादा होती है। सदन में जैसे आपने बहुत अच्छी बात कही कि नेता प्रतिपक्ष, नेता पक्ष और नेता प्रतिपक्ष, और वहां पे माननीय जितने सदन के सदस्य हैं अपनी अपनी बात को मर्यादित तरीके से रखे, ठीक है। लेकिन माननीय अखिलेश जी ने तो उसके पहले बहुत सी डिबेट हुई। माननीय सुरेश खन्ना जी से कल ड्रेस कोड को लेकर के बात हो रही थी, उनसे उन्होंने अभद्र टिप्पणी वाली इस टाइप की बात नहीं की। और भी कई मंत्री रहे, उनसे इस टाइप की बात नहीं की। लेकिन ऐसा केशव जी ने क्या कह दिया कि वो आक्रामक हुए। उन्होंने सीधे सीधे उनके घर परिवार, उनके गृह जनपद को टारगेट करने का काम किया। आप बात समझिए, कभी कुछ ऐसा कहा नहीं जाता है, लेकिन समझने वाला आदमी आपको जब डायरेक्ट आकर के मुंह पे कहेगा तभी मानेंगे, या जो कहना चाह रहा वही कहेगा। आप समझदार व्यक्ति हैं, आप क्यों आप ये कहते हैं कि प्रदेश भर में क्या माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी ने या समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने क्या प्रदेश भर को बेच करके शहर का क्या नाम प्रदेश का डेवलपमेंट किया है? आपने केवल उनके गृह जनपद को, माननीय आज हैं योगी आदित्यनाथ जी हैं, माननीय मुख्यमंत्री हैं हमारे प्रदेश के, तो अगर हम कहेंगे कि क्या माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने गोरखपुर बेच करके डेवलपमेंट किया है क्या, तो क्या टारगेट है? गोरखपुर को इंडिकेट क्यों कर रहे हैं? अरे कहने को आप गाजियाबाद बोल देते, नोएडा बोल देते, बुंदेलखंड बोल देते, झांसी बोल देते, लेकिन आपने क्या कहा? आपने डायरेक्ट उनके गृह जनपद को। एक और मेरा क्वेश्चन है आपसे, ये बता दिए गर्मी का जिक्र अब क्यों हो गया? चुनाव टाइम बहुत हुआ था, गर्मी, फिर चर्बी, फिर भर्ती, एक बार फिर से गर्मी शुरू हो गई है। ऐसा है, बिजली पे गर्मी, अधिकारियों पे गर्मी पड़ रही है जी, गर्मी इतनी ज्यादा हो गई है। बताइए, सदन के अंदर वहां पर गर्मी का जिक्र हो रहा है। गर्मी इसलिए जिक्र हो रहा है कि माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने पूर्व में जी कहा था कि समय आने दीजिए, गर्मी में भी सर्दी का एहसास करा देंगे।
तो वो जिक्र आज आ रहा है, उनका जिक्र जिक्र आ रहा है। गुंडों सुन लीजिए, मवालियों सुन से लीजिए का ओम था। जी, वो जो अब hidden- उन्होंने क्या hidden कहा था, बात जो स्पष्ट तो थी। नहीं किया जी। था ना, जैसे ही समझदार है समझ लेता है, लेकिन हम आज उनकी गर्मी के शब्द को एक्सप्लेन कर देते हैं। गर्मी तो गर्मी होती है, गर्मी को दूर करने के लिए सबसे एक माध्यम है जो जनता समझ रही है, वो है बिजली। बिजली से पंखे चलते हैं, बिजली से कूलर चलते हैं और बिजली से एसी चलते हैं। लेकिन प्रदेश में बिजली नहीं आ रही है। अब बिजली नहीं आ रही तो लोगों को गर्मी लग रही, तो गर्मी का जिक्र तो आएगा ही। अच्छा, अधिकारियों से क्या मतलब था इससे? अधिकारी दोषी अधिकारी, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी क्या? हाँ, तो वो कर रहे हैं ना, आपने उन्होंने अपना कार्रवाई वो कर रहे आपके नहीं। 5 साल के कार्यकाल में, हाँ। पिछले 5 साल कार्यकाल में आपके ऊर्जा मंत्री थे, वो विद्युत सप्लाई नहीं सही कर पाए। उनको आपने मंत्रालय नहीं दिया, उनको कहीं एडजस्टमेंट नहीं किया। उनकी 5 साल में जो उनकी नाकामियां थी, सरकार की नाकामियां था, तो उनको सरकार ने देखा इन्होंने 5 साल जनता की अपेक्षाओं को पूरा नहीं किया, उस कारणवश उनको मंत्रिमंडल नहीं, उस मंत्रालय से नहीं, पूरे मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया। अब मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया तो लोग ये कहते हैं कि खाली आपने मंत्रियों को किया, तो ऐसे अधिकारी भी चिन्हित होने चाहिए कि जिनके द्वारा गर्मी दूर करने के उपाय नहीं किए जा रहे हैं। तो उपाय दूर करने के लिए उन्होंने पहले अपने मंत्री को भी हटाया और अब अधिकारियों की भी चिंता कर रहे हैं, ताकि विपक्ष और क्षेत्र प्रदेश की जनता को जवाब दिया जा सके कि नहीं नहीं, गलती हमारे नहीं थी, हमारे मंत्री में थी, हमारे अधिकारी में थी। अब मैं नए मंत्रियों, नए अधिकारियों के साथ, नई योजनाओं के साथ 5 साल काम करूंगा, देखूंगा कैसे हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। ठीक है, दीप अवस्थी, उनका रुख कर लेते हैं। दीप अवस्थी जी, आपको घेरा है और आज जमकर घेरा है। आपसे सवाल किए गए हैं, वाकई में सवाल कई चुभने वाले थे। जो बातें की उन्होंने कहा, कितनी एम्बुलेंस आपने बढ़ा दी इन दिनों, देखिए कई चीजें हैं उसमें आपको घेरने की कोशिश की गई, असल मुद्दों पर। वो भी कहीं पर भी उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा कि कहीं ना कहीं आप सांप्रदायिक का खेल खेल रहे हैं, कहीं ना कहीं कम्युनलिज्म का जिक्र उन्होंने किया। आखिरकार क्यों आप पर ऐसे इल्जाम लग रहे हैं? देखिए, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। आज उनके सहयोगी राजभर ने ही एक बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि अखिलेश जी एसी से बाहर निकलो और संघर्ष करो। राजभर ने कही और टीवी में सबके सामने कही। वो उनके अंदर एकदम चुगलाहट हुई और वो समझ नहीं पा रहे। मैंने कहा शॉर्ट टेम्पर, मैंने पहले 3 उदाहरण दे दिए। पत्रकारों से उनका बात करने का तरीका, उनको अपने पिता से बात करने का तरीका। आज शिवपाल जी ने भी कहा कि हमको दूर बैठना है, उनके साथ नहीं बैठना है। अपने जो चाचा जिनके कंधे पे चले, उनसे उनकी बात करने का तरीका, आप अमर सिंह जी से बात करने का तरीका, अपने कार्यकर्ताओं से बात करने का तरीका, जो उनका कार्य करने का ईगो तरीका, है ये। ईगो है और शॉर्ट टेम्पर है। दूसरी बात मैं वो कहता हूँ, संघर्ष करके नहीं आए। आप चुनाव के टाइम जाइए, 6 महीने पहले निकलना, आपका कार्यकर्ता लाठी डंडा खा रहा है और आप घर पे टूटर राजनीति कर रहे हो, तो ये कहाँ से हो पाएगी? तो उनमें संघर्ष की अपनी क्षमता ना होने के कारण एकदम वो अपने आप में विचलित हो रहे हैं और इस तरीके की बात कर रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश चारों ओर विकास की गंगा बह रही है। और एक चीज होता है, योगी जी और मोदी जी हमेशा अच्छे कार्यों को प्रोत्साहित करते हैं। ऐसा नहीं, श्रीकांत जी ने बहुत अच्छा काम किया, उस काम के भरोसे आज बिजली 24 घंटे में हमारे उत्तर प्रदेश पे आ रही है। उन्होंने हमारे यहाँ पर जो भी होता है उसकी परफॉर्मेंस पर आगे बढ़ने का काम किया था। इनके यहाँ थोड़ी ना होता कि जाइए बहस हो गई, अगर बहस नहीं ढूंढ पाओगे तो आपके सारे वहाँ के ऑफिसर सस्पेंड कर देने आएंगे या सर अभी भी छूट क्या है? हाँ, नहीं मैं विषय वो नहीं कह सर रहा। अभी भी छूट क्या है? वो देखिए, कुछ भी कहने से बच रहे हैं सर। अभी आप भी पैरोकारी कर रहे थे। आप ये कह रहे थे अखिलेश जी उनसे मिलने नहीं गए, ठीक है? नहीं, आप एक तरफ पैरोकार कर रहे हैं, हम उनकी पैरोकारी कर रहे हैं, तो आपको दर्द है, और नहीं जा रहे हैं तो आपको दर्द है। आप हमको बताएंगे हमारी पार्टी में हमको क्या करना है? भाजपा कार्यकर्ता का था दीप जी, आप ये मत बताइए कि पार्टी में हमको क्या करना है। बिल्लाहौर के अंदर हथियारों की बच्ची आज तक उसका नहीं पता चला। आज तक इनके जो भी ब्लॉक प्रमुख और जो लोग हैं वो लोग कौन चुन के आए
आए हैं उसका पता होना चाहिए। इनकी मर्यादा, मान मर्यादा, इनकी बातचीत करने का तरीका ही एक गुंडों की तरीके का होता है। वो परश्लेष आज सदन में दिख गया। सदन में उनको ऐसा नहीं होना चाहिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के बाद उनकी मान मर्यादा हंसते हुए अपनी बातों को कहना चाहिए। ओम जी, आज मैं कहूंगा, आ रहा हूं अभिषेक आपके पास, आप बहुत मुस्कुरा रहे हैं आज के बाद बहुत मुस्कुरा रहे हैं। पार्टी ने आ रहा हूं इतना आपके पास, विकास मुझे कार्य कराया। वो एक सपई त्रिपाठी जी के पास जाना है, मैं आप ही के पास आ रहा सपई हूं। पर केंद्रित रहते थे। आज ये कहा उन्होंने एक आगरा एक्सप्रेस क्या बनवा लिया, जबकि आज उत्तर प्रदेश में 6 जगह एक्सप्रेस बन रहे। बुंदेलखंड की तरफ ध्यान ही नहीं देते थे, पूर्वांचल की ओर ध्यान ही नहीं देते थे। आज गंगा एक्सप्रेस की बात हो रही है, हम लोग गंगा के किनारे जैविक खेती करने की बात कर रहे हैं। हमारे पास विजन है, इनके पास कोई विजन ही नहीं है। आज बनारस में जब ज्ञानवापी मंदिर की बात आती है वो तो कहते हैं गोमती रिवर फ्रंट हमने बनाया, कहते तो हैं वो। बात तो सुनिए, कहते हैं कि आप पीपल वो तो ये तक कह देते कानपुर में मेट्रो हम लाए थे, एनओसी आपने केंद्र से नहीं दी। को संतुष्ट करने के लिए वो पीपल पे लाल कपड़े को बांधने की बात करते हैं। आरोप लगाते हैं आप पर भी सर। सांप्रदायिकता की बात नहीं करते हैं। वो इसी तरीके की बात करते हैं। हम सबका साथ, सबका विकास की बात करते हैं, सबके साथ विश्वास के साथ आगे बढ़ने की बात करते हैं। हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हैं। ये भारतीय इसी पर आपके पास आऊंगा, इसी पर दीप अवस्थी जाऊंगा, प्रभात त्रिपाठी का रुख करना चाहूंगा। तो प्रभात त्रिपाठी जी ये बताइए, दीप अवस्थी जी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनके अंदर घमंड आ गया, ईगो आ गई है, जिसके चलते अभी भी उनके अपने नाराज हैं। शिवपाल का जिक्र कर लीजिए, आजम खान का जिक्र कर लीजिए, बेहद खफा नजर आ रहे हैं। बोल कुछ नहीं रहे हैं लेकिन खफा नजर आ रहे हैं। दूसरी बात, क्या 2024 को टारगेट करके क्या इलेक्शन मोड में आ चुकी है सपा? लेकिन उसकी रणनीति यही है कि सदन के अंदर वो बीजेपी को इस कदर घेरेगी कि वो सुर्खियां बनेगी। क्योंकि मुलायम सिंह यादव कहा करते थे अक्सर पहले, पर्चा, चर्चा और खर्चा। देखिए आदित्य जी, पर्चा, चर्चा और खर्चे की जो बात की, हाँ। मैं 87 से, मैं इटावा का ही रहने वाला हूँ। 87 से पत्रकारिता शुरू की है। मुलायम सिंह के साथ ही मैंने पत्रकारिता शुरू की है। जी, आप बहुत अच्छे से जानते होंगे सारी चीजें। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, मुलायम सिंह जिस जमीन के नेता है जिन्होंने समाजवादी पार्टी का निर्माण किया, और उस पूरे समाजवादी निर्माण में शिवपाल की सबसे बड़ी भूमिका है। जब शिवपाल ने राजनीति बिल्कुल सही कह रहे हैं और मुलायम सिंह ने राजनीति शुरू की, तब मैं वहां पत्रकारिता करता था। और शिवपाल यादव ने पूरे मुलायम सिंह के सारे एक लक्ष्मण की भूमिका निभाई। सवाल इस बात का नहीं है, सवाल इस बात का है कि समाजवादी पार्टी किस दिशा की ओर जा रही है। भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि आपका जो फ्रस्ट्रेशन है, आपकी जो भाषा है, आपकी जो शैली है, आपका जो परिवारवाद है, आपका जो भ्रष्टाचार है, ये सारी चीजें जनता के पास है। सदन होता है मर्यादित तरीके से एक चलने का, और जब सरसरी बैठक होती है तो उसमें तय किया जाता है कि जो भी मुद्दे होंगे आप मुद्दे उठाएंगे, लेकिन सदन में ऐसा माहौल ना बने, ऐसी भाषा का प्रयोग न किया जाए जो बाद में अध्यक्ष ने उसको डिक्लेयर किया, वो कार्रवाई से बाहर हो गया। लेकिन जो लाइव टेलीकास्ट हो रहा है पूरे प्रदेश में, डीडी न्यूज लाइव टेलीकास्ट कर रहा है, वो पूरे प्रदेश में चला गया। उसको अध्यक्ष जी नहीं निकलवा पाएंगे कार्रवाई से, क्योंकि वो जनता ने देखा। बहुत से लोग लाइव टेलीकास्ट विधानसभा की चर्चा देखते हैं। हम लोग आइकॉन होते हैं, जो जनप्रतिनिधि है वो बच्चों के लिए, समाज के लिए एक आइकॉन माने जाते हैं। वो लोग ये देखते हैं कि हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, हमारे डिप्टी सीएम, हमारे सीएम, इनकी क्या भाषा है, क्या मर्यादा है, इनका क्या आचरण है सदन के अंदर, ये क्या, किस बात पे बहस कर रहे हैं, किस बात पे बाइकाट कर रहे हैं, ये सारी चीजें नोटिस की जाती है। आपने जो सदन की बात कही, सदन से जो चीज निकलती है वो जनता के बीच तक जाती है, जनता के मनोदशा तक जाती है। आज जो चीज निकली है वो ये निकली है कि समाजवादी पार्टी अपना वो आचरण, वो अपना व्यवहार, वो अपनी कार्यशैली नहीं बदल पाएगी। आप ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आए, आप बहुत शिक्षित नौजवान हैं, आप एक आइकॉन है प्रदेश की जनता के लिए और देश की जनता के लिए। आप लंबी दूर के रेस के घोड़े हैं, आपको प्रधानमंत्री कब तक जाना है? ये सब पाने के लिए जनता के बीच विश्वास और जनता के बीच अपने आप को स्थापित करने की जरूरत है। मुलायम सिंह ने स्थापित किया। मुलायम सिंह जिसके कब्जे पे हाथ पर देते थे, जो दुश्मन होता था वो दोस्त हो जाता था। क्या आपके अंदर कमी है कि आप परिवार को नहीं दे पाए? आज क्या कमी है कि आप अपने एक जो आपका वोट बैंक है वो आपसे नाराज हो रहा है। वो समझ रहा है कि आप सिर्फ मेरा इस्तेमाल करते हैं और आप हमारे दुख दर्द में नहीं खड़े होते हैं।
हैं, मेरा सारा आप समझ गए होंगे आदित्य जी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अखिलेश यादव एक अच्छे परिवार के बड़े पॉलिटिशियंस के नेता हैं, उनको संयम रखना चाहिए। अभी सदन में चुनाव बहुत दूर है 2024 का, अभी कई सदन ऐसे आएंगे, कई मौके ऐसे आएंगे, आपको प्रमोट किया जाएगा, आपको बोलने के लिए आपको मजबूर किया जाएगा कि आप उस परसेप्शन को अपना सामने इम्प्लीमेंट करें। तो ये आपको सोचना है। आप 5 साल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, आपने अभी पूरी बात कही आदित्य जी, आप हर मुद्दे में घेरिए, सड़क से लेके आप पानी, बिजली, रोजगार, सारे मुद्दे घेरिए, लेकिन आपने थोड़ी सी देर में ऐसे करके आपने जो भाषा का प्रयोग किया, आपने पूरे 1 घंटे के भाषण का सारा किया कराया फेल कर दिया। जवाब ले लेते हैं प्रभात जी अभिषेक जी से। इस तरीके से भाषा का प्रयोग करते थे, चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है, क्या हुआ? फिर वो देश का प्रधानमंत्री बन गया। तो आपको अपनी दिशा और दशा, आपको अपने आचरण, आप जब आप ये काम करेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे तो आपके विधायक क्या करेंगे? क्या आप इसको रोकेंगे? क्या फिर वो जो टैबलेट लगी है, क्या वो माइक के रूप में इस्तेमाल होगी? मैंने एक डिबेट में कहा है कि मुझे खतरा लग रहा है कि जो टैबलेट लगाए गए हैं कहीं ऐसा ना हो वही टैबलेट उखाड़ के लोग फेंके। तो ये सदन के अंदर कुल मिला के इसका सार ये अभिषेक कि आपके जो नेता सपा प्रमुख हैं उन्होंने अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मारी, 1 घंटे के जो भाषण दिया है, लोगों से जिक्र किया है, सरकार को घेरने की कोशिश की है। अंत में जब उप मुख्यमंत्री बोले हैं तो उन्होंने आदित्य जी 1 घंटे का भाषण भी रहेगी, कल की सारे अखबारों की हेडलाइन यही रहेगी कि अखिलेश यादव ने बिल्कुल सही कह रहे हैं अंदर किस तरीके से पर्यावरण। बिल्कुल बिल्कुल। अभिषेक जवाब, और आप हंस क्यों रहते हैं भी जरा बताइए दर्शकों को। 2-3 बातों पे पहले बताइए हंस क्यों रहते हैं? देखिए हंस इसलिए रहते हाँ। कि एक तरफ माननीय प्रभात जी कहते हैं कि शिवपाल बहुत अच्छे आदमी थे, उन्होंने बहुत अच्छे काम किए और बढ़िया नेता थे, परिवार में उनका जो है पार्टी को मजबूत करने में बड़ा उनका योगदान रहा है। अभी भी है नहीं, हाँ आपकी बात को हम समझ रहे हैं ना, आप भी हमारी बात को समझें। हाँ। आपका कहने का मतलब ठेक हुआ करते थे, अब नहीं है, अब नहीं है, अब उनका अब वो नेता नहीं रहे, अब वो इसलिए अखिलेश से दूर होते चले जा रहे हैं। लेकिन सब आप बता देंगे, जब हम शिवपाल जी पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे तब आप कहते थे कि शिवपाल से बड़ा देश प्रदेश में कोई अपराधी नहीं है, कोई गुंडा नहीं, वो गुंडों के बदौलत प्रदेश चलाते हैं। आज वो सरकार में उनकी भूमिका उतनी नहीं है जितनी हुआ करती थी। तब भी आप कह रहे हैं कि नहीं नहीं वो बहुत अच्छे आदमी थे। हम जानना नहीं समझ नहीं पा रहे हैं कि वो पहले अच्छे थे कि बाद में अच्छे हो गए। जैसे आजम खान जी की बात हो रही है, आजम खान, अरे सुन लीजिए प्रभात जी, देखिए अब आपके विषय में मैंने नहीं बोला, आजम खान की बात हो रही है। आजम खान हमारे पार्टी की नेता, अगर वो असंतुष्ट होंगे तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बताएंगे, और अगर उनका मन नहीं बनता है तो उस पर वो अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। क्या करते हैं, कैसे करेंगे। आज वो कहते हैं मुझे, उन्होंने कहा मुझे किसी से गिला शिकवा नहीं है, ठीक है, उन्होंने अपनी बात कही। लेकिन प्रभात जी सब बता दे रहे हैं कि नहीं नहीं उनको भी पूछा नहीं, इन्होंने नहीं किया। अब एक तरफ कह रहे हैं कि आप अखिलेश जी पढ़े लिखे आदमी हैं, दूसरी बात बोलते हैं कि उनको बोलने की तमीज नहीं है। तो मैं समझ नहीं पा रहा, मुझको लगता है अखिलेश जी से क्या कुछ व्यक्तिगत नाराजगी प्रभात जी की हो सकती है। और देखिए प्रभात जी राजनीतिक दल से नहीं है अभिषेक, देखिए वरिष्ठ पत्रकार है, बात ठीक है आप राजनीतिक दल से, लेकिन फिर भी नहीं निष्पक्षता। आपसे आपने अभी केशव मौर्य को बात हो रही थी, डिबेट पे चर्चा हो रही थी, आपने ये बताने का प्रयास किया कि केशव मौर्य प्रदेश के बहुत बड़े बैकवर्ड नेता हैं, उनको आपने अपमानित कर दिया, आप बैकवर्ड के नेता बने थे। अरे भाई प्रदेश की जनता ने माना 125-30 लोगों को आपके नाम पे विधानसभा भेजने का काम किया है। आप और उस व्यक्ति से कंपेयर कर रहे हैं जो डिप्टी सीएम रहते भाई खुद का चुनाव हार जाता है, दूसरी की बात नहीं करते हैं, जो खुद का चुनाव हार जाए उस व्यक्ति को आप कह रहे हैं बैकवर्ड के नेता है। हम क्या बात लें प्रभात जी की मांग को। आप नहीं चाहते तो पिछड़ा वर्ग का कोई भी व्यक्ति, अरे भाई बहुत सारे प्रदेश में मतलब मान लीजिए 250 विधायक जिनके है, क्या और क्या केशव मौर्य है जो व्यक्ति चुनाव हार जाते हैं वो नेता कहलाने लायक है। आप इस पे क्यों डिबेट कर रहे हैं भाई।
यहाँ डिबेट इस बात पे नहीं हो रही है कि केशव मौर्य डिप्टी सीएम है और बैकवर्डों के नेता है। बैकवर्ड नेता वो होता है जहां जाता है अपने प्रभाव से बैकवर्ड समाज को आगे मोटिवेट करता है, कहता है कि मैं आपका नेतृत्व करने के लिए सरकार में हूं, आप चिंता मत कीजिए, सरकार बनेगी, मैं आपके साथ खड़े होकर के आपके समाज की चिंता करूंगा। वो उस समाज का नेता कहलाता है। लेकिन वो व्यक्ति जो अपने समाज पे रह करके खुद ही नहीं जीत पाता, उसको बैकवर्ड का नेता मान ले तो कैसे मान लेंगे प्रभात जी, हम समझ नहीं पा रहे हैं। और रही बात अखिलेश जी की, तो मैंने एक बात आपसे कही कि जब आप किसी चीज को मोटिवेट करेंगे, मतलब किसी को उकसाएंगे, जैसे आपने ना कहा प्रवोक करना, प्रवोक करेंगे, उकसाने वाला काम, आप उकसाने का काम कर रहे हैं। आपकी किसी के परिवार को, किसी के जनपद को, किसी के गृह क्षेत्र को आप बेच रहे हो कि आप ये बताने का प्रयास कर रहे थे आपके बाप दादा की संपत्ति बेच करके आपने प्रदेश का विकास किया। उस विषय पे अखिलेश जी ने जा करके इस व्यक्ति को, उन्होंने कहा नहीं लेकिन उन्होंने कह दिया। लेकिन हाँ, उन्होंने उस विषय पे माननीय जो हमारे सदन के अध्यक्ष हैं और माननीय नेता पक्ष हैं, उन लोगों ने बैठ करके उस बात को सॉर्ट आउट करने का प्रयास किया। लेकिन अगर कोई भी प्रवोक करेगा, कोई इंटीमेट करेगा, किसी चीज को व्यक्तिगत टिप्पणी करेगा, तो उसको इस टाइप की स्थितियों से सामना करना पड़ेगा। और इससे खराब जवाब दीजिए आप, जनता देखेगी ना। अभी आप जो कह रहे हैं ना, आप सभा के प्रवक्ता होंगे कि इससे भी ज्यादा होगा, तो अगर इससे ज्यादा भाई आप किसी के डायरेक्ट टिप्पणी, आप डायरेक्ट किसी के टिप्पणी करेंगे प्रभात जी, मैं कहूं कि आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बनकर के बात कर रहे हैं तो आपको खराब लगेगा ना। आप यहाँ किसी पार्टी के प्रवक्ता नहीं, आप एक वरिष्ठ पत्रकार की हैसियत से बात कर रहे हैं। आपको दोनों पक्षों को, पक्ष और विपक्ष, पक्ष की कमियां, विपक्ष की कमियां, पक्ष की अच्छाइयां, विपक्ष की अच्छाइयां, दोनों को बराबर से परसू करने का आपको बोलना चाहिए। आप केवल एक पक्ष की बात करेंगे तो फिर हमको ये बात कहनी पड़ेगी, आप हमको प्रवोक कर रहे हैं। देखिए प्रभात जी, आप भी अपनी बात कर रहे हैं, हमको भी अपनी बात करने का अधिकार है। ठीक है। दीप अवस्थी जी बताइए, आप बैलेंसिंग बात करिए, आप कमियां गिनाइए, आप अच्छाइयां मत बताइए, आप दोनों पक्ष की कमियां बताइए। कमियां हो सकता है अखिलेश जी में 60% हो और केशव जी में 40% हो, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि सारी कमियां हमारी है। आप बिल्कुल ठीक है, वो बताते हैं ऑन एयर, ऑन स्क्रीन, ऐसा नहीं, वो बताते हैं। लेकिन आज जिस तरीके से अखिलेश ने किया, कहीं ना कहीं सुनिए, अगर देखिए ये मान सकते हैं, देखिए हुई है तो सर सुनना तो पड़ेगा। ओम जी, हम इस बात को मान सकते हैं। मैंने कहा प्रवोक करने में कभी कभी हो सकता है, यही कह रहे हैं, वो कह रहे हैं अगर आप इस तरीके की बात कहेंगे तो ऑडियंस आपको देख रही है, उससे आप ही का नुकसान है, वो ये कहना चाह रहे हैं। देखिए बात ठीक है, जनता हम लोग के एक तरीके से मार्गदर्शक, जो उसने निर्णय लिया हमने उसको स्वीकार किया। जो जनता की बात है, हम कहने के लिए बात है, लेकिन आप उस पर कहोगे कि हमने सुन लीजिए इशू कहां से आया, इशू विकास कार्यों से आया। सर आप ओम जी एक विषय आ जाने दीजिए। विषय कहां से आया? विषय ये आया कि हमने आगरा एक्सप्रेस वे बनाया, ठीक है जी, हमने राम मनोहर लोहिया अस्पताल बनाया, हमने कान्हा स्टेडियम बनाया, कान्हा स्टेडियम, हमने कानपुर की मेट्रो के लिए फंडिंग की। तो उस पे केशव जी ने क्या कहा, उन्होंने कहा क्या सफाई से अपने जनपद से या अपने गृह क्षेत्र से अपने बाप दादा की संपत्ति का पैसा लेकर के आए थे? कहने का तो मीन्स यही था ना, कहने को तो क्या कहते हैं, आप ये कह सकते थे क्या आपने नोएडा अथॉरिटी को बेच करके पैसा ले आए, या क्या नाम है, गोरखपुर को बेच करके पैसा ले आए, लेकिन आपने नहीं कहा, आपने केवल उनके गृह जनपद को टारगेट किया, जिस कारणवश ये प्रतिक्रिया हुई। ठीक, दीप अवस्थी जी अपनी बात कहिए, आप बोलिए, आप पूछ। मेरा प्रश्न तो ये है आपसे कि 2024 आप टारगेट कर रहे हैं सर, लेकिन अब आपको असल मुद्दों पे समाजवादी पार्टी घेरते हुए नजर आ रही है यूपी कहीं ना कहीं। नहीं, अब आपको घेरते हुए, आज जिस तरीके से अखिलेश यादव बोले, वाकई में वो हमलावर नजर आए हैं वो। और अगर इसी रणनीति से चलेंगे तो 2024 में उनको कहीं ना कहीं फायदा है। अब मैं आपको बताऊं ओम जी, सबसे पहले तो कहीं भी घेरते नजर नहीं आए, दूसरा बार हमारे तो सर एम्बुलेंस के मामले में आपको घेरा, आप सुनिए तो मैं बहुत शांतिपूर्वक सब सुन रहा हूं, क्योंकि हमारे संस्कारों में यही कहा जाता है कि आप दूसरे को सुनो फिर उसका जवाब। पहला सबसे विषय बार हमारे जो अनुज है, वाकई में कानपुर के, हम तो कहेंगे माननीय अखिलेश जी से कि अगर कुछ सीखना हो तो हमारे अभिषेक से सीख ले आकर,
वो काफ़ी कुछ सिखाने के लिए हैं। तो दूसरी बात, बार बार ये जो कह रहे हैं कि चुनाव हारना, आपको मालूम होना चाहिए डिम्पल जी चुनाव हार गई। राम मनोहर लोहिया जी बड़े कष्ट में होंगे, किस तरीके की भाषा शैली उपयोग हो रही, किस चीज़ को लेके उन्होंने अपना एक विचार, एक सिद्धांत दिया था। और जब सरकार में थे, अगर जांच करवा ली जाए तो उस समय डिम्पल 10,000 वोटों से हारी गई थी, परंतु उसको छुपा कर उनको जिताया गया था। तो हारना जीतना लोकतंत्र का एक हिस्सा होता है, परंतु क्या होता है कि अपने अलावा दूसरे को ना देखना। आज हमारे मौर्य जी एक बड़ों के पिछड़े वर्गों के बड़े नेता हो रहे हैं, उन नेताओं को देख के वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे कि हमारे अलावा कौन से आ रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी ने यही तो काम किया जिसको आपने क्या किया, एक जाति विशेष वर्ग के लिए काम किया। भारतीय जनता पार्टी ने हर उस वर्ग को जो अति पिछड़ा या पिछड़े होगा सबको नेतृत्व देने का काम किया है, जो अखिलेश यादव संभाल नहीं पा रहे। आज उनको जो उनका काम है विपक्ष का, जो आप हमारी सत्ता पक्ष की कोई कमियां उसको बताओ, आप उसके लिए आप आर्गुमेंट करो, वो कैसे सुधरे। यही लोकतंत्र की खूबसूरती का गुलदस्ता होता, जिसमें वो पूरी तरह नाकाम हो चुके हैं। वो चुनाव के टाइम में या सदन के टाइम में आते, बाकी वो ट्विटर के नेता वो हमें कहीं नहीं घेर पा रहे हैं। हम लोग पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश को बड़ी तेजी से जा रहे हैं, विकास की ओर लिए जा रहे हैं। ये आप देखिएगा आने वाले समय में। आप एक चीज बताइए, आज योगी जी ने बुलडोजर की बात कही कि आप जो भी अवैध स्टैंड है उनको हटा दिया जाए। सबसे ज्यादा अगर दर्द हो रहा होगा तो समाजवादी पार्टी के लोगों को हो रहा होगा। अगर आज उन्होंने बुलडोजर चलाने की बात कही, उन्होंने ये नहीं देखा कौन किसका। सर वो तो कहते हैं प्रक्रिया का पूरा पालन नहीं होता, आप नोटिस भेजते नहीं सर, तुरंत बुलडोजर लेके पहुंच जाते हैं और गिराने लगते हैं सब कुछ। आपके पास कानून चल रहा है, सुरक्षा के लिए पुलिस होती है, सीआरपीएफ होती है, ओम जी सारी चीजें अच्छी हो रही हैं, जिसको देख के वो बौखला गए हैं। भारतीय जनता पार्टी 2024 में और अच्छे सीटों से आगे आ रही है। ओम जी, जैसे अभी आपने दीप भाई ने हमारे कहा कि मुख्यमंत्री जी ने बुलडोजर भेज करके अवैध स्टैंडों को हटाने के लिए निर्देश दिया। क्या मुख्यमंत्री जी 5 साल से सो रहे थे क्या? 5 साल भी उनकी सरकार थी। क्या वो सो नहीं देखिए, बात आ जाने दीजिए, हमारा भी वैसे आ जाने। 5 साल में क्या वो चिंता नहीं कर पाए? अभी आप कह रहे थे उनके पेट में दर्द हो रहा होगा, तो क्या 5 साल ऐसे माफियाओं को माननीय मुख्यमंत्री जी ने पनपने का काम किया? क्या उनको संरक्षण देने का काम किया? हम जानना चाहते हैं अपने भाई से, हम अपने माननीय दीप जी से जानना चाहते हैं, क्या 5 साल सरकार में आप रहे, ऐसे माफियाओं को आपने संरक्षण दिया? आज 5 साल बाद क्यों जागे, मैं जानना चाह रहा हूं। दूसरी बात, आपने कहा ठीक है कि माननीय डिम्पल यादव जी चुनाव हार गई। ठीक है अभिषेक, आपकी बात होगी। देखिए एक थोड़ा सा जाने दीजिए। डिम्पल जी चुनाव हार गई। चुनाव तो इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी से लेके सभी बड़े नेता हार जाते हैं। हारना चुनाव राजनीति में जनता का जनादेश स्वीकार करना एक विषय है। लेकिन आप बात समझ लीजिए, लेकिन नेता नहीं हो जाता, नेता राजनीति में हो जो जीत के आता है वो नेता होता। अगर आपके बैकवर्ड के नेता इतने मजबूत थे तो पार्टी ने आपकी एक गवर्नर को ला करके मौर्य समाज का नेता बनाने का काम किया। अब बताइए कैसे मान लें हम आपकी बात को? बेबी रानी मौर्य को आप ही की सरकार में कैबिनेट मंत्री बना करके, कहां राज्यपाल थी, उनको ला करके, ये समझ गए नेता फेल हो गए हैं, जो अपनी सीट नहीं बचा पा रहे हैं वो उत्तर प्रदेश का उद्धार कैसे करेंगे? वो केंद्र के केवल एक कठपुतली बन करके केंद्र के दया पात्र के रूप में उनको आशीर्वाद दे दिया है, जाइए अपनी इज्जत बचाइए और डिप्टी सीएम बन करके काम करिए। कैबिनेट की बैठकों में मैंने देखा है डिप्टी सीएम को अगल बगल बैठने का मौका नहीं मिल रहा है। आप ऐसे नेता की बात कर रहे हैं, मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि वो नेता है, क्योंकि नेता अगर मानना होता तो उन्हीं समाज की एक महिला नेता को कैबिनेट मंत्री बना करके प्रदेश सरकार में शामिल नहीं किया होता। वो नेता फेल हो चुके हैं। वो सुर्खियां बटोरने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को इंडिकेट करके टीआरपी लेने का प्रयास कर रहे हैं। जिस तरीके का लोकतांत्रिक व्यवस्था हमारे यहाँ है और जो व्यवस्था मैं अपनी बात कहना चाहूंगा। पहली बात, हमारे अनुज को ये जानकारी होनी चाहिए, बेबी रानी जो हैं वो जाटो समाज की नेता हैं। वो राज्यपाल जाटो समाज में अनुसूचित वर्ग को भी हम लोग प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। देखिए पूरी जानकारी होनी चाहिए। जानकारी और दूसरी बात, वो पूरा नाम क्या लगती है भाई साहब? मैं जानना चाहता हूँ बेबी रानी जाति के आधार पर राजनीति। नहीं, आप क्या बता रहे हो? आपने बताया मौर्य, आपने कहा पिछड़े वर्ग की नेता है,
आपने आप सुन लीजिए, आप सरकार ने मान लिया, सरकार ने मान लिया, डिप्टी सीएम बैकवर्डों के नेता नहीं है। अब उन्होंने उनको हटाने के लिए एक ही जाति उनकी बात समझिए, बैकवर्ड की नेता नहीं माना है, जनता ने अस्वीकार कर दिया है, जनता ने अस्वीकार कर दिया गया है। और उनकी जगह एक महिला व्यक्ति को, एक महिला बेबी रानी मौर्य को बैकवर्ड नेता के रूप में प्रस्तुत करने का काम किया है। मैं ये बताने ठीक है दीप जी, ठीक है, शुक्रिया आप सभी का। तो कुल मिलाकर के सीधा सवाल में जिस तरीके से आज हमने चर्चा की, उसमें एक बात तो साफ हो गई है कि अपनी बात को जस्टिफाई समाजवादी पार्टी करती हुई नजर आई। अभिषेक गुप्ता मोनू ने उस बात को जस्टिफाई किया कि उन्हें प्रोवोक किया गया, लेकिन सवाल ये उठता है, अगर आपको प्रोवोक किया जाएगा तो सदन के अंदर इस तरीके की भाषा, अमर्यादित भाषा, अशोभनीय भाषा का प्रयोग किया जाएगा, ये कहां तक जायज है, कहां तक सही है, ये बड़ा सवाल है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए GMT न्यूज़। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी ID है @GMT News Flash।